अगर तुम भी नीट की तैयारी कर रहे हो और बार बार चीज़ें भूल जाते हो तो अगले 8-10 मिनट तुम्हारे प्रिपरेशन का डायरेक्शन बदल सकते हैं। क्योंकि आज मैं वो टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से मैंने नीट में ऑल इंडिया रैंक 117 एंड जेईई मेंस में 99.46 परसेंटाइल सिक्योर किया था। मैं भी वही गलतियाँ करता था जो ऑलमोस्ट हर नीट एस्पिरेंट कर रहा है। नोट्स बार बार पैसिवली पढ़ना, एनसीईआरटी बार बार हाईलाइट करना। पैसिव रीडिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ याद हो गया है, पर जैसे ही बुक बंद होती है या टेस्ट चालू होता है दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। इसे इल्यूजन ऑफ लर्निंग कहते हैं। बुक खोल के पढ़ते वक्त सब कुछ फेमिलियर लगता है क्योंकि किताब सामने खुली होती है, बट एग्जाम हॉल में बुक्स नहीं होती है। वहाँ इन्फॉर्मेशन दिमाग से निकालना होता है। कुछ टेस्ट खराब करने के बाद समझ में आया कि लर्निंग और रिमेंबरिंग दोनों अलग चीज़ें होती हैं। अगर दिमाग को आंसर दिया जाए तब वो रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन अगर दिमाग खुद आंसर ढूंढता है तब एक्चुअल मेमोरी डेवलप होती है। सिंपल लैंग्वेज में एक्टिव रिकॉल मतलब बुक बंद और दिमाग से आंसर निकालना है, बस इतना ही। अगर आपने एनसीईआरटी बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो इन मेरे क्वेश्चन का जवाब देके देखिए। जो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनकी टेल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है। एंड जो आइस शॉक मेथड होता है उसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन को ब्रीफली कहाँ पे डैश में रखते हैं एंड रिटर्न करते हैं डैश में, आइस या 42 डिग्री। कर लिया? इसका आंसर है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड आइस शॉक मेथड में हम लोग ब्रीफली लगते हैं 42 डिग्री पे एंड रिटर्न करते हैं आइस पे। एंड ऑल्सो यार, जब आप लोग ये करते रहो तो कोशिश करना कि अपने खुद की कुछ रीजनिंग या फिर ट्रिक आप डेवलप कर सको। मेरी रीजनिंग जानने के लिए कमेंट सेक्शन चेक कीजिए। तो वीडियो के पहले पार्ट में जानते हैं एक्टिव रिकॉल विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी। पहला तरीका है कि यार आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें एंड देन एनसीईआरटी पढ़ें। ये मेथड अच्छा तो है बट मेरे को इसके 3 डिसएडवांटेजेस लगते हैं। पहला डिसएडवांटेज कि यार एक चैप्टर को अगर आपको प्रॉपरली एमसीक्यू बेस्ड करना है तो आपको 200 से 300 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है एंड एग्जॉस्टिंग होता है। दूसरा ड्रॉबैक, अगर आपको एमसीक्यूज बनाना है तो मान लीजिए एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग आ रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट आ रहा है, तो ये सब क्वेश्चंस में आपको 100% नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन का 60% 50% नॉलेज है, तब भी ऑप्शन एलिमिनेशन से आप बना सकते हैं। एंड अगर मैं सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आपको स्टेटमेंट बेस्ड में दे दूँ तो हो सकता है आपने पहले सही किया था बट अब गलत हो जाए। जो तीसरा मुझे ड्रॉबैक लगता है वो लगता है कि एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे वाईक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं। बट जो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो सकता है अगले साल से क्वेश्चन ना पूछे। तो यार एक्टिव रिकॉल करने का मेथड 2 जो कि पर्सनली मैं भी यूज़ करता था वो था कि एक ब्लैंक पेज लीजिए एंड स्टार्ट स्मॉल, एक पैराग्राफ लिखिए एंड देन एनसीईआरटी रीड कीजिए। धीरे धीरे आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि आप 1 से 2 पन्नों के अंदर पूरा चैप्टर एक्टिव रिकॉल कर पाएंगे आधे 1 घंटे में। तो यार इसका मेरे पास एक सैम्पल भी पड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यार हैंड राइटिंग पे एम्फेसिस नहीं करना है क्योंकि आप किताब नहीं लिख रहे हो, आप रिविजन कर रहे हो। तो इसका मेन मोटिव है कि आपका जल्दी चैप्टर हो जाए, ज़्यादा हैंड राइटिंग पे फोकस मत करना। एंड यार इस मेथड की खास बात है कि ये टफ एंड इजी दोनों पेपर में वर्क करता है एंड इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक हिडन बेनिफिट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता था कि यार जब आप कुछ लिखते हैं ना तो आई फील कि क्रिएटिविटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। एंड आप जब लिखते हैं तो आप अपनी खुद की ट्रिक्स बना पाते हैं। जैसे मैंने भी कुछ ट्रिक्स बनाई थी कि जो मशरूम ग्लैंड होता है वो कौन सा एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, 6 या फिर 6-7। तो मैंने याद किया था कि यार मशरूम खाने के बाद आदमी थोड़ा सा हेलोसिनेशन करके 6-7 थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूज़ हो जाता है। एंड लैबरम और लेबियम, मैंने इसका ऐसा बनाया था कि जो रम है, रम पी के आदमी ऊपर चले जाता है तो ऊपर से अपर लिप। तो ऐसे करके यार अपनी खुद की टेक्निक्स बना सकते हैं। मैं जेन्युइनली बहुत ट्रिक्स बना के पढ़ना बहुत बिलीव करता था। एंड आप लोग चाहो तो मैं फ्यूचर में अपनी सारी ट्रिक्स के ऊपर चैप्टर वाइज वीडियो ला सकता हूँ। एक्टिव रिकॉल करने का जो मेथड 3 है वो थोड़ा नॉन कन्वेंशनल है बट उसमें थिंक विदाउट इंक है। आपने जो ऊपर किया वो सेम चीज़ आप करेंगे बट माइंड में। तो इस मेथड का फ़ायदा क्या होता है कि आपको टाइम बहुत कम लगेगा एंड लगभग आउटपुट सेम आता है। तो ये मैं लास्ट के मंथ्स में इसका मैंने बहुत यूज़ किया था। जब मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ने से पहले 5-10 मिनट का टाइम होता था तो फट दिमाग में चलाता था एंड देन मैं क्विकली रिवीजन कर लेता था। और ये आप उस समय भी कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी, पिछली क्लास का आपने फट रिवाइज़ कर लिया। तो ये बहुत ही प्यारा मेथड है। ये आप डे टू डे लाइफ में जो आपकी लाइफ में गैप्स आते हैं 10-10 15-15 मिनट के, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यार मैं आपको ना अभी एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। प्रोफेज 1 में आपको रिकॉल करके दिखाता हूँ। तो प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस होती हैं एंड इट इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। पहला स्टेज है लिप्टोटीन, इट बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा स्टेज है जाइगोटीन, जेड को उल्टा करोगे तो एस बन जाएगा, एस से साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स बना, पेयरिंग स्टार्ट हो गई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एंड बाइवेलेंट्स एंड टेट्राड्स का फॉर्मेशन हुआ। जो थर्ड स्टेज है अपनी वो है पिकाइटिन में जो टेट्राड्स है वो मोर क्लियरली विजिबल हो जाते हैं
एंड सी फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इसमें बिगिन हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट बी सी फेज़ में होती है, एंड बी सी फेज़ में होती है विद हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। जिसके बाद क्रोमोसोमल्स लिंक्ड होते हैं एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पूरा रिकॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ हो गया इसमें। एंड उसके बाद की स्टेज आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन डी से डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिन न्यूमल कॉम्प्लेक्स, जिस वजह से क्रोमोसोमल थोड़े सेपरेट होते हैं, फॉर्मिंग एक्स शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज कायास्माटा। इस स्टेज की एक और ख़ास बात है कि ये जो स्टेज होती है अपने वर्टिब्रेट्स में बहुत लंबी स्टेज होती है। फीमेल oocytes यहाँ ट्रैप्ड होते हैं। एंड एक और चीज़ यार मैं बताना भूल गया, पेकाइटिन में हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं कि इट इज़ लॉन्गर देन द फर्स्ट टू स्टेज, जैसे लिप्टोटीन एंड अपनी जाइगोटीन। और लास्ट जाते हैं अपन डायकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायास्माटा। एंड बहुत ही प्यारी चीज़ इसमें हमें समझ आती है कि क्रोमोसोमल्स फुली कंडेंस हो गए हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो यार ऐसे ही करके आप खुद भी बहुत क्विकली रिविजन कर सकते हैं। टेस्ट में फिजिक्स का सेक्शन जब घर आकर देखते हो तो लगता है कि ये सब तो बहुत ईजिली बन सकता था। तो टेस्ट में इस लो स्कोर का एक बहुत बड़ा कारण है पैसिव रीडिंग करना। पैसिव रीडिंग करना और स्पून फीडिंग, इन सब चीज़ों से हमारी फाइट मारने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो क्वेश्चन में जैसे ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेवलप होता है हम लोग तुरंत गिव अप कर देते हैं। फिजिक्स में एक्टिव रिकॉल करना थोड़ा डिफरेंट है। गोल फॉर्मूला याद करना नहीं है, एप्लीकेशन समझना है। क्योंकि फिजिक्स में एक फॉर्मूले के बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं। एंड अगर हमने इस सबको एक एक राउंड प्रैक्टिस कर लिया तो मेन एग्जाम में हमारी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होगी। एंड नीट 2026 में एविडेंट था, जिसकी स्पीड अच्छी है उसी का पूरा पेपर बन रहा था। तो इसलिए नोट्स बहुत अच्छे बनाइए और बहुत बार रिविजन कीजिए। तो फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फार्मूला कॉपी बना के रिविजन तो करना ही है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक अच्छे नोट्स रख के मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना। एक्टिव रिकॉल विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जो हमारे नोट्स होते हैं वो 1 टाइम 2 टाइम रीड होते हैं, ओकेजनली पढ़ने का होता है। बट इसमें जो मेन सोर्स होता है वो होता है शॉर्ट नोट्स। एक बार अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लिए तो उसी को बार बार लिख लिख के रिकॉल करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, दिमाग से लिखो या सोचो और शॉर्ट नोट्स को देखो। कई लोग पूछते हैं कि इसमें एनसीईआरटी का कैसे पढ़ना होता है। तो यार एनसीईआरटी इसमें पढ़ना बहुत बार होता है, बट सिर्फ हाईलाइट्स पढ़ना होता है। पहली बार में जब आप करो तो बढ़िया से हाईलाइट करो और फिर हाईलाइट्स ही को बार बार पढ़ो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा वरना। एंड यार वन वो बोनस पॉइंट, इसमें ना मैंने क्या किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एक प्योर रट्टा पेज बनाया था। उसमें मतलब ओनली मैजिक रिएक्शन, मतलब उन रिएक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ मैजिक है। वो रिएक्शंस को एक पेज में लिख लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको एक पेज में लिख लो। तो ये वाला जो पेज होता है ना यार, इससे नीट में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल फंसता ही है। एंड काइंड ऑफ रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए जो मेन सोर्स ऑफ रिवीजन था मेरा, वो शॉर्ट नोट्स ही थे। जो आपको दीवार में पीछे दिख रहे हैं ये सब मेरे शॉर्ट नोट्स ही है, यहाँ भी है वहाँ भी है। और ऑर्गेनिक ये सब इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने एक छोटी सी 15-20 पेज की बुक थी, उसमें पूरी रिएक्शंस लिखे हुए थे एंड उनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करता था। एंड एक बोनस टिप यार, ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग जो आपने पूरे दिन भर में पढ़ा है रात को बेड में जाने के पहले। इससे नींद भी अच्छी आती है, कॉन्फिडेंस भी आता है और याद भी जाता है। एक्टिव रिकॉल ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बस एक है बेटर वे पढ़ने का। ऑल इंडिया रैंक 117 सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं आया था, वो आया था क्योंकि मैंने मेहनत सही डायरेक्शन में किया था। अगर ये वीडियो जेन्युइनली हेल्प किया हो तो इसे अपने बाकी नीट एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करना। अपकमिंग वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।